चलिए, तो अभी तक हमने अपने पूरे कोर्स के अंदर डिटेल में ये समझ लिया कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के अंदर बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कैसे इन्वेस्टिंग की जाती है। यानी कि वो क्या-क्या बातें हैं, क्या-क्या कॉन्सेप्ट हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, ऐप कौन-सी है, टैक्स क्या लगने वाला है, रिटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें हम अभी तक कवर करते हुए आए हैं। अब इस पूरी प्रोसेस को खत्म करते हैं हम इस नोट पे कि हम कैसे अपने लिए किसी भी कैटेगरी की टॉप स्कीम को सेलेक्ट करें। यानी कि वो कौन से पैरामीटर हैं, वो कौन से फ़िल्टर हैं, जो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के अंदर लगाने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम एक इन्वेस्टर जो है वो अपने लिए सिर्फ रिटर्न्स, वो भी शॉर्ट टर्म रिटर्न्स, 1 साल, 2 साल, 3 साल के रिटर्न्स देकर ही अपनी इन्वेस्टिंग को कर देता है और उसमें फिर वो जब मार्केट की परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है, मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है, तो उस रीज़न की वजह से या तो एसआईपी को रोक रहा होता है, लमसम को रोक रहा होता है, लमसम में पैसे उल्टे निकाल के लॉसेस को बुक कर रहा होता है। तो इस पूरी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं आज के इस चैप्टर के अंदर। मैं एक-एक करके आपको बताऊँगा कि कैसे एक इक्विटी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया जाता है। ये प्रोसेस इक्विटी म्यूचुअल फंड पे समझेंगे, बाकी हाइब्रिड और बॉन्ड म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बॉन्ड म्यूचुअल फंड में एक और पैरामीटर होता है जिसको मैं डिटेल में कवर कर लूँगा। बट उसके अलावा जो बाकी सारी कैटेगरीज़ हैं वो इसी तरीके के पैरामीटर्स पे कवर की जाती है। पैसिव इंडेक्स फंड ईटीएफ के अंदर हमने ऑलरेडी एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर के बारे में बात करी थी। तो उन दोनों मेजर पैरामीटर्स को सेलेक्ट करके आप ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आ गया हूँ टिकर टेप की वेबसाइट के ऊपर। अब इस वेबसाइट में हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। कैसे इसको नेविगेट करना है, इसका लिंक सबसे पहले तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है, यहाँ पे 1780 स्कीम्स हैं जो अलग-अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज़ ऑफर करती हैं। उसमें अलग-अलग कैटेगरीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं, जैसे इक्विटी हो गया, डेट हो गया, कमोडिटी हो गया। अभी सबसे पहले बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। इस इक्विटी म्यूचुअल फंड में 832 स्कीम्स हैं जो हर एक कैटेगरी की मिलाकर हैं। इसमें प्लान्स वगैरह डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान नहीं है। इसमें जो ऑप्शन है वो सिर्फ़ ग्रोथ ऑप्शन वाला है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्टेड है। चलिए, अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में किसी एक कैटेगरी को उठाते हैं और उस एक कैटेगरी के बेसिस पे समझते हैं कि हमें कौन-कौन से पैरामीटर लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इन पूरी स्कीम्स को अनसेलेक्ट कर देता हूँ और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर एक बार सिलेक्शन क्राइटेरिया लगा देता हूँ। लार्ज कैप के अंदर आज की डेट में आप देख सकते हो 37 स्कीम्स इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर देखने को मिलती हैं। अब एयूएम के बेसिस पे बात की जाए, यानी कि कौन-सी स्कीम सबसे बड़ी है, तो उसमें आप देख सकते हो आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, निप्पॉन इंडिया है, मर्राई है, एचडीएफसी है। ये सारे पैरामीटर्स हमें लगा के देखने कि कौन-कौन सी स्कीम्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फ़िल्टर लगाऊँगा एयूएम, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट वाला। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी स्कीम के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है, उसके बेसिस पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया की टॉप स्कीम्स कौन-सी है। अब लार्ज कैप एक पुरानी कैटेगरी है, इसलिए मैं यहाँ पे मिनिमम में जाके 10,000 करोड़ का फ़िल्टर लगाने वाला हूँ। यानी कि ऐसी स्कीम्स जिसके अंदर 10,000 करोड़ से नीचे का एयूएम है, मैं उसको लार्ज कैप के अंदर कंसीडर नहीं करने वाला। बाकी सारी कैटेगरी के अंदर आप 5,000 या 1,000 करोड़ का फ़िल्टर लगा सकते हो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर वो स्कीम ना आए, जिसमें मेरे अलावा कोई इन्वेस्टर ट्रस्टी प्लेस नहीं कर रहा। यानी कि कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कोई एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर पैसा ही नहीं लगा रहा। अगर ये तीनों कैटेगरी के इन्वेस्टर किसी भी स्कीम के अंदर पैसा लगाते, तो ऑलरेडी उसका जो एयूएम है, वो 1,000 करोड़ से ऊपर चला जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यही करनी है, ऐसी स्कीम के अंदर पैसा लगाना है, जिसमें बाकी सारे इन्वेस्टर मेरे साथ और भी इन्वेस्टर इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टेड है। तो इसको सेट करने के बाद मेरे पास 37 में से सिर्फ 10 स्कीम ऐसी रह गई हैं जिनका जो एयूएम है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का है। ये टॉप 10 स्कीम की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर आपको 3 ईयर सीएजीआर देखने को मिला है। लार्ज कैप के अंदर 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न्स देखना सही है। मिड कैप, स्मॉल कैप में 5 ईयर एंड 10 ईयर का देखना सही है एंड फ्लेक्सी कैप में भी 5 ईयर बेयर मिनिमम देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मिड कैप, स्मॉल कैप का पोर्शन रहता है। लार्ज कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें 3 साल और 5 साल का रिटर्न हम देख के चल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार 5 ईयर रिटर्न भी इसमें जाके ऐड कर लेता हूँ। डन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। ऐसी स्कीम्स जिनका एक्सपेंस रेशियो 1% से ज़्यादा का है, उन्हें हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर नहीं रखेंगे। अगर मैंने 1% के एक्सपेंस रेशियो रखा है, तो भी मेरे पास 10 स्कीम ही निकल के आ रहे हैं, क्योंकि इन सभी स्कीम का एयूएम अच्छा खासा है, तो इसलिए इनके खर्चों को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर हमेशा 1% से नीचे का ही खर्चा चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करूँगा 5 ईयर और 3 ईयर परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। एक बार मैं टॉप टू बॉटम का फ़िल्टर लगाता हूँ, तो सबसे पहले निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप आ रहा है, देन आईसीआईसीआई है, देन कोटक है। 5 ईयर परफॉर्मेंस में भी देख लेते हैं क्या सिनेरियो है। नंबर 1 पे निप्पॉन इंडिया है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है और कोटक है। टॉप 4 से 5 स्कीम्स के अंदर हमारे पास निप्पॉन इंडिया, आईसीआईसीआई, कोटक, कैनरा रोबेको, एचडीएफसी, ये 5 स्कीम्स निकल के आ रही है। अब जरा एक नज़र डालते हैं इन सभी स्कीम्स के रिस्क प्रोफाइल पे। रिस्क प्रोफाइल के लिए मैंने आपको एक रेशियो सिखाया था जिसका नाम था स्टैंडर्ड डेविएशन। इन पाँचों स्कीम्स में से हमें ये चेक करना है कि कौन सी स्कीम ज़्यादा एग्रेसिव है, कौन सी स्कीम कंजर्वेटिव है और कौन सी स्कीम बैलेंस मेंटेन करके चल रही है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा फ़िल्टर्स के अंदर और रिस्क के अंदर जाके मैं वोलेटिलिटी वाला फ़िल्टर लगा दूँगा। अब वोलेटिलिटी जैसे ही मैंने लगाया,
और 3 ईयर परफॉर्मेंस के हिसाब से आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो निप्पॉन इंडिया का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 12% का है, आईसीआईसीआई का 11% का है, कोटक यहाँ पे 11.66% के साथ है, कैनरा रोबेको 11.5 है और यहाँ पे एचडीएफसी जो है वो 11.6% के साथ है। तो ऑल इन ऑल ये सारी की सारी स्कीम 11 से 12% के स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में आ रही है। सबसे कम हमें आईसीआईसीआई का देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा हमें निप्पॉन इंडिया का देखने को मिल रहा है। अब एक और रेशो जो हमें कंसिडर करना ज़रूरी है जो कि है शार्पे रेशो। इस शार्पे रेशो को लगा के हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कौन-सी स्कीम है जिसने अपने रिस्क के बदले में हमें सबसे अच्छा रिटर्न बना के दिया। जैसे कि मैंने बताया शार्पे रेशो का मतलब है कि 1% के रिस्क के बदले में फंड मैनेजर ने आपको कितने परसेंट का रिटर्न बना के दिया है। तो उस केस में आप यहाँ पे देख सकते हो निप्पॉन इंडिया का शार्पे रेशो 0.71% का है, आईसीआईसीआई का 0.69 है, देन उसके बाद कोटक आ रहा है 0.75% के साथ, कैनरा रोबेको 0.49 यानी कि ये सबसे कम शार्पे रेशो जनरेट कर पा रहा है एंड एचडीएफसी भी यहाँ पे 0.48 के आसपास आ रहा है। तो टॉप 3 स्कीम्स मेरे पास निकल के आ रही है निप्पॉन इंडिया, आईसीआईसीआई एंड कोटक। अब ये तो हो गए इनके ट्रेलिंग रिटर्न्स, बट एक बार नजर डाल लेते हैं इनके रोलिंग रिटर्न्स पे भी। रोलिंग रिटर्न्स के लिए हम जाएंगे एडवाइजर खोज की वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो मैंने लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर निप्पॉन इंडिया, आईसीआईसीआई और कोटक इन तीनों के रोलिंग रिटर्न्स को निकाला है और रोलिंग पीरियड मैंने सेलेक्ट किया है 2018 से लेके अभी तक का। फ्रीक्वेंसी मैंने सेलेक्ट करी है 3 साल की। 3 साल और 5 साल दोनों की हिस्ट्री एक बार देख लेंगे। सबसे पहले नीचे आते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो एवरेज रिटर्न के मामले में जो बेस्ट करता हुआ दिख रहा है वो निप्पॉन इंडिया का 21% के साथ है। देन उसके बाद आईसीआईसीआई सेकंड नंबर पे 20% के रिटर्न के साथ आ रहा है, कोटक थर्ड नंबर पे 18% के रिटर्न के साथ आ रहा है। इसके बाद मैक्सिमम रिटर्न्स की कहानी देखी जाए तो यहाँ पर भी निप्पॉन इंडिया नंबर 1 पे आ रहा है, आईसीआईसीआई काफी ज्यादा क्लोज है। मिनिमम रिटर्न्स की कहानी देखी जाए तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया बॉटम पे आता हुआ दिख रहा है। देन उसके बाद कोटक यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे आता हुआ दिख रहा है और आईसीआईसीआई यहाँ पे बीच में है। तो कंसिस्टेंसी की बात करूं तो यहाँ पे आईसीआईसीआई ज्यादा बेटर करता हुआ दिख रहा है। निप्पॉन इंडिया अल्फा भी अच्छा बना रहा है और थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव भी है, जिससे हमें एक क्लियर पिक्चर बनाने में आसानी रहे। अब इन तीनों में से आपको अपने पोर्टफोलियो में कौन सी स्कीम ऐड करनी है? अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप कौन सी स्कीम लोगे? मॉडरेट इन्वेस्टर हो तो आप कौन सी स्कीम में पैसा लगाओगे? कंजर्वेटिव हो तो आप कौन सी स्कीम में लगाओगे? उसके हिसाब से अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस इक्विटी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने का। इसको आप फ्लेक्सी कैप पे भी लगा सकते हो, मिड कैप पे भी लगा सकते हो, स्मॉल कैप पे भी लगा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा मल्टी एसेट स्कीम्स के बारे में, जहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो जो फिल्टर हमने लगाए हैं उसमें सिर्फ 4 ही स्कीम सेटिस्फाई हो रही हैं, जिसमें आप स्क्रीन के ऊपर नंबर 1 पे देखोगे आईसीआईसीआई, एसबीआई, निप्पॉन इंडिया, कोटक। अब इसके अंदर 3 ईयर परफॉर्मेंस तो हमें देखने को मिल ही रही है, साथ ही साथ 5 ईयर परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है, बट उसके साथ साथ हमें इन स्कीम्स के रिस्क प्रोफाइल भी देखने को मिल रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि मल्टी एसेट में ज्यादा रिटर्न और कम रिस्क किस स्कीम ने बनाया है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो 5 ईयर परफॉर्मेंस में नंबर 1 पे आईसीआईसीआई की स्कीम आ रही है, निप्पॉन इंडिया है, एसबीआई है। इनमें से सबसे कम रिस्क पे हमें आईसीआईसीआई देखने को मिल रही है, निप्पॉन इंडिया सबसे ज्यादा एग्रेसिव है और एसबीआई यहाँ पे बीच में आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर क्लियर कट साइन है हमारे लिए कि भाई हम कौन से इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है या बैलेंस है। तीनों के लिए कौन सी स्कीम सुटेबल रहने वाली है वो आपको पता चल रहा है। मतलब आइडिया क्या है कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर रिटर्न्स तो देख ही पा रहे हो, बट रिटर्न्स काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। अब इससे हमें ये नहीं पता चलता कि भाई कौन सी स्कीम आने वाले टाइम में कंसिस्टेंटली हमारे पैसे के ऊपर कम रिस्क लेते हुए या ज्यादा रिस्क लेते हुए परफॉर्म करेगी। तो उसके साथ हमें वॉलेटिलिटी कंसिडर करने की जरूरत है। इसके बाद आप देख सकते हो शार्पे रेशियो के पैरामीटर पे भी आईसीआईसीआई 1.57% के साथ है, निप्पॉन इंडिया 2 के साथ है एंड एसबीआई यहाँ पे 2.33 के साथ है। तो ओवरऑल हमें ये भी समझ में आ रहा है कि हमारे रिस्क को एडजस्ट करते हुए हमारे लिए बेस्ट रिटर्न्स किस स्कीम ने बना के दिए हैं। तो उस हिसाब से आप अपने लिए स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हो। लास्ट में बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यहाँ पर भी सेम फिल्टर्स को हम लगाएंगे और एक एक करके कैटेगरीज के बारे में समझ लेंगे, बट हमें इनमें से ये भी चेक करने की जरूरत है कि किसी भी स्कीम का YTM क्या है, यील्ड टिल मैच्योरिटी। जैसे किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को समझने के लिए आप उसके पास्ट रिटर्न्स को देखते हो, तो उसी तरीके से डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आपको फ्यूचर रिटर्न्स देखने पड़ते हैं जो कि उसकी YTM के हिसाब से पता चलते हैं। तो हम अपने फिल्टर्स के हिसाब से सबसे पहले ये समझेंगे कि टॉप 3 स्कीम्स कौन सी आ रही है, देन उसके बाद उसमें से किस स्कीम की सबसे ज्यादा YTM है उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी को कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हमारे फिल्टर्स को सेटिस्फाई करती हुई आईसीआईसीआई की, एचडीएफसी की, आदित्य बिरला, एसबीआई, कोटक, बंधन, ये सारी स्कीम्स आती हुई दिख रही हैं। इसमें से परफॉर्मेंस के मामले पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई, कोटक और आदित्य बिरला ये 3 बेटर करती हुई दिख रही हैं और इनकी जो वॉलेटिलिटी भी है वो काफी हद तक कम ही देखी गई है। आईसीआईसीआई के केस में 0.98 है, देन उसके बाद कोटक के केस में 1.18 है एंड आदित्य बिरला के केस में 1.46 है। तो ओवरऑल ये भी यहाँ पे हमें बेटर आता हुआ ही दिख रहा है। तो चलिए इन तीनों स्कीम्स के YTM को जाके चेक करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको लेकर आ गया हूँ मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर। ये एक परफॉर्मेंस स्कैनर है जो कि मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पर सभी बॉन्ड म्यूचुअल फंड के YTMs देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें हम कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड को क्लिक करेंगे। उसमें जो हमारी टॉप 3 स्कीम्स है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई के बारे में। इसका जो YTM है वो 7.36% का है।
आदित्य बिरला 7.35% के साथ है और कोटक भी 7.36% के साथ ही है। तो यहाँ पर फाइनल जो डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है वो इन तीनों स्कीम्स का एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है। जो इन तीनों ही स्कीम्स का जो एक्सपेंस रेशियो भी है वो भी काफ़ी हद तक कम ही आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डिसीजन आपके लिए नहीं होने वाला है। आप सिंपल वाईटीएम, एक्सपेंस रेशियो और पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे बॉन्ड म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी बॉन्ड म्यूचुअल फंड के अंदर चेक करना ज़रूरी है कि उस बॉन्ड म्यूचुअल फंड ने कितना पैसा सेफेस्ट बॉन्ड के अंदर लगाया है, कितना पैसा रिस्की बॉन्ड के अंदर लगाया है। तो अगर आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है वो ट्रिपल ए रेटेड या डबल ए रेटेड बॉन्ड्स के अंदर है, तो वो बेटर बॉन्ड म्यूचुअल फंड रहने वाला है। अगर उस बॉन्ड म्यूचुअल फंड ने सेम वाईटीएम, सेम रिटर्न, सेम एक्सपेंस रेशियो के साथ थोड़े से ज़्यादा रिस्की बॉन्ड म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, तो उस केस में वो बॉन्ड म्यूचुअल फंड ज़्यादा आपके लिए सेफ नहीं होने वाला है। तो इन्हीं सारे पैरामीटर के हिसाब से आप अपने लिए एक सूटेबल बॉन्ड म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। गोल्ड सिल्वर के अंदर अगेन वही एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिसकी वजह से आप अपने लिए कौन-सा गोल्ड फंड या सिल्वर फंड खरीदने वाले हो, उसके हिसाब से आप सिलेक्शन रख सकते हो। सो ये था ओवरऑल प्रोसेस जिससे आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सेलेक्ट कर सकते हो। कौन-सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपके लिए ज़्यादा रिस्की रहेगी, कम रिस्की रहेगी, बेटर रिटर्न बना के देगी, नहीं बना के देगी, इन सारी चीज़ों को समझ सकते हो। तो ये था हमारा कंप्लीट म्यूचुअल फंड बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिसके अंदर मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर करे हैं। अगर कोई टॉपिक मुझसे रह गया हो तो उसको इस कमेंट सेक्शन के अंदर जाके ज़रूर लिख देना, जिससे मैं आपके लिए उस टॉपिक को भी उठा के इसी प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूँ और ये कोर्स आपको आने वाले टाइम तक हेल्प करता रहे। अगर आपको इस सीरीज़ से कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ वैल्यू ऐड हुई हो और आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने सभी दोस्तों के साथ इस म्यूचुअल फंड सीरीज़ को ज़रूर शेयर करना, जिनको आप म्यूचुअल फंड नॉलेज गिफ्ट करना चाहते हो। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.